आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। उत्तराखंड की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी सीएम ने शिष्टाचार मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुख्यमंत्री तीरथ ने मुलाकात की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे सीएम। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रभा प्रहलाद पटेल से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, दिल्ली दौरे का सीएम का आज दूसरा दिन है। राज्य के किन किन विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे फंड अलॉट करने की जो है गुजारिश कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी और आज सुबह सबसे पहले जो है उपराष्ट्रपति के साथ वेंकैया नायडू के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद अब से कुछ देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी बैठक होगी। स्मृति ईरानी के साथ 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बैठक होनी है। दरअसल चूंकि स्मृति ईरानी मौजूद नहीं है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी बैठक होगी। 3 बजे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को देखने के लिए वो एम्स जाएंगे और उसके बाद 4 बजे उनकी जो मुलाकात है वो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल से होगी, क्योंकि सिडकुल और रेलवे लाइन को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं कि वो काम तेजी के साथ आगे बढ़े। इसको लेकर पीयूष गोयल से महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात 4:45 बजे नागर विमानन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ उनकी एक मुलाकात होगी और उसमें एयर कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी को लेकर के उनकी बातचीत होगी। तो ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। शाम 5:30 बजे वो ओम बिरला के साथ मिलेंगे। उसके बाद पर्यटन मंत्री से जो सबसे प्रमुख मुलाकात है वो शाम को 6 बजे पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ है, क्योंकि टूरिज्म और जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड में कोलैप्स कर रही है। पिछले 1 सालों से लगातार जो टूरिज्म है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। लगातार खास करके होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री सफर कर रही है। तो इसको लेकर के क्या रोड मैप हो सकता है, कैसे उसको रिवाइव किया जा सकता है, इसको लेकर के भी प्रहलाद पटेल से महत्वपूर्ण बातचीत होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल भी लगातार मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई और आज भी मुलाकात हुई जी। और आज रात में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ भी 8:15 बजे उनकी मुलाकात होगी। तो लगातार मुलाकातों का जो दौर है वो जारी है। कोशिश यही हो रही है कि सभी मंत्रियों से मिल करके उनके महकमे में फंसे हुए जो भी फंड हैं उनको तत्काल रिलीज कराया जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी और तीरथ रावत की सरकार एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सके, जनता को बता सके कि हाँ उन्होंने विकास के काम किए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश जी। तो दिल्ली से खबर न्यूज़ 1 इंडिया पर मंत्री गणेश जोशी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में बोले, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वालों पर कार्रवाई होगी। गणेश जोशी ने कहा है तीरथ सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मसूरी सुरंग एमएसएमई पर चर्चा हुई है। मसूरी से धनौल्टी जाते समय सुरंग का निर्माण होगा। टनल के शिलान्यास के लिए मैंने गडकरी से समय मांगा है। बता दें आपको, दार्जिलिंग शिमला की तर्ज पर मसूरी में टॉय ट्रेन की मांग की। डबल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है, गणेश जोशी ने कहा है। उत्तराखंड को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री से लेकर उत्तराखंड सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। सर, कल से लगातार आप एक के बाद एक मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, रविशंकर प्रसाद जी के साथ आपके साथ मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह जी से आप मिले जा रहे हैं। क्या इशू हैं, किनको लेकर के आप मुलाकात कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय गडकरी जी का आभार व्यक्त करने के लिए आया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात हमारे उत्तराखंड को, पर्यटन नगरी मसूरी को दी है। मसूरी का जो बॉटल नेक है, लाइब्रेरी चौक, वहाँ पर अक्सर जाम रहता था और मैं जो टूरिस्टों की बात सुनता था तो कहते यार अगली बार हम यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ तो बहुत जाम लगता है। उससे हमें निजात मिलेगा। 2.45 किलोमीटर की एक सुरंग जिसकी वित्तीय स्वीकृति आपने दे दी है, सैद्धांतिक स्वीकृति 1 साल पहले मिल गई थी, और उसके बनने के बाद जो हमारा यमुनोत्री का यात्रा रूट है उसको भी सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगा। उसका आभार व्यक्त करने में गडकरी जी के पास गया था। उन्होंने कहा शीघ्र ही अक्टूबर नवंबर में उसका शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही मेरे पास खादी ग्राम उद्योग MSME भी है। और जब मैं मंत्री बनने के बाद बोर्ड के ऑफिस में गया और जब मैंने वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे देखकर चंबित रह गए। कहने लगे कि साहब 2015 के बाद पहली बार कोई मंत्री जो अध्यक्ष यहाँ पर आया है। और जब मैंने उनकी समस्याएं जानी, हमारे यूपी के टाइम से जो ट्रेनिंग सेंटर्स खादी के चल रहे हैं वो संसाधनों के अभाव में बंद पड़े हैं, उनको कैसे रिवाइव किया जाए। मैंने इस संबंध में माननीय गडकरी से बातचीत की। उन्होंने कहा सर फोटो बनाकर हमको दीजिएगा, उनको हम रिवाइव करेंगे, उसके लिए जो भी आर्थिक सहायता होगी हमारी सरकार देगी। इसी प्रकार MSME के क्षेत्र में आपने कहा कि हमें प्रोजेक्ट बनाकर दीजिएगा, उसके में जो भी मदद होगी माननीय गडकरी जी ने उसके लिए स्पष्ट किया है। उसके बाद मैं रविशंकर प्रसाद जी से मिला था। हम काशीपुर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने जा रहे हैं जिसकी 170 करोड़ की DPR हमने यहाँ पर सबमिट की है। और उस इलेक्ट्रॉनिक पार्क के आने के बाद लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। मुझे माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मेरे MD और DG इंडस्ट्री मेरे साथ में थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर 1-to-1 करा दिया गया और शीघ्र ही इस योजना पर भी काम होगा और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तराखंड के लिए होगी। और जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन भी रुकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, खास करके बॉर्डर्स के इलाकों में डेवलपमेंट और पलायन एक बड़ा मुद्दा। आज खुद आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करेंगे, क्या उनके साथ बातचीत में ये मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं सभी मुद्दों पर मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक सैन्य धाम जब मोदी जी उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 4 धाम है और 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों गैलेंट्री अवार्ड्स वहाँ के हमारे इन वीरों ने उनको मिले हैं। तो हमने इसके लिए एक रोड मैप बनाया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक के शहीदों के घरों में जाएंगे, उनको एक सम्मान पत्र सरकार की तरफ से देंगे, मोमेंटो देंगे, और उस घर की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर आएंगे सैन्य धाम पर और उससे सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसके लिए मैं समय मांगने के लिए, भूमि पूजन के लिए आपसे आया हूँ। साथ ही जब उसको बनाएंगे तो उसमें जितने भी वीर हैं इनके चित्र, उनका विवरण वहाँ पर होगा, म्यूजियम वहाँ पर होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से हम वीर गाथाओं को वहाँ पर दिखाएंगे। और वहाँ पर रखने के लिए कुछ टैंक्स, पनडुब्बी और चीज़ों की मैंने मांग की है, उसके लिए मैं आपके पास जा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। जब उत्तराखंड राज्य बना तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप ही के द्वारा इस राज्य बनाने में भूमिका रही है। और जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता तब से मेरे उनसे संबंध हैं। तो निश्चित ही जो और भी कुछ सेना से मसूरी का विकास भी आपके प्राइम एजेंडे पर रहा है। मसूरी में टॉय ट्रेन चलाना, मसूरी के डेवलपमेंट को लेकर दूसरी चीज़ों को करना, इसको लेकर कितनी प्रगति है? बिल्कुल, लगातार हम दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हमने सबसे बड़ी समस्या मसूरी में पेयजल की थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय अनिल बलूनी जी का। जब अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सांसद बनने के बाद मसूरी आए, हमने उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा और मैंने उनसे निवेदन किया, और उन्होंने मात्र 1 माह के अंदर पिछले ये लोकसभा के चुनाव से पहले 10 करोड़ रुपये रिलीज करा दिया था।
80 करोड़ रुपये हमें और मिल गया है। और 144 करोड़ की एक पेयजल योजना यमुना से पानी लाने की मसूरी को, उस पर काम चल रहा है। उसको बनने के बाद आने वाले 50 साल तक मसूरी में पानी का संकट नहीं रहेगा। इसी प्रकार पुड़कुल मसूरी रोपवे पर जो है काम चल रहा है। हमारी जो फॉरेस्ट की जो एनओसीज हैं और कोई आईटीबीपी का मामला था, अमित शाह जी ने उसका निस्तारण कर दिया है और उसको बनने के बाद मात्र 12 मिनट में आप देहरादून से मसूरी पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार जो जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल है, 23.5 करोड़ की लागत से हमने उसका सौंदर्यीकरण किया है। जब आप मसूरी जाएंगे दूर से ही आपको दिखाई देगी लाइटिंग की जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पर है। वहाँ पर म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो लगातार हम चाहते हैं कि मसूरी जो एक प्रमुख पर्यटक नगरी है उसको और सुंदर बनाया जाए। लगातार दिशा में हम सर, एक आखिरी सवाल, अभी आज एक खबर बेहद सुर्खियों में है। हरिद्वार में कुंभ के दौरान जो है फर्जी कोविड रिपोर्ट्स के मामले सामने आए हैं। विभाग ने फर्जी कोविड रिपोर्ट में डीएम ने उसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। देखिए, ऐसा कहीं होगा और कोई भी कितना से बड़ा व्यक्ति अगर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि तीरथ सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जांच हो रही है, जांच होने दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने खुलकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आखिर किस तरीके से उत्तराखंड में विकास की राह प्रशस्त होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। उत्तराखंड में कोरोना के कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही नियमों को मानने को तैयार नहीं। नियम समझाने पर रुआब दिखाते हुए दिखाई दिए और ऐसे में क्योंकि सत्ता की हनक है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला मसूरी में, जहां रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया। इस दौरान विधायक ने हनक दिखाते हुए पुलिसकर्मी को जुर्माने के पैसे फेंक कर दिए। ये तस्वीर आपके सामने है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो, क्या नाम है आपका? बता दो। वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो, क्या नाम है आपका? बता दो। वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो, क्या नाम है आपका? वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो, क्या नाम है आपका? बता दो। वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो, क्या नाम है आपका? बता दो। वो भाई हेलो मिस्टर, इधर आओ। हेलो। तो विधायक प्रदीप बत्रा ने क्या कुछ इस वीडियो पर सफाई दी है, आपको भी सुनाते हैं। पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं, हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा। वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ। तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया। तो मेरा पुलिस से ये आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड। आपने क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? उन्होंने जुर्माना लिया और जुर्माने का पैसा उन्होंने दिया, ये कह रहे हैं प्रदीप बत्रा खुद। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव देहातों तक वैक्सीनेशन और कोविड टेस्ट कैंप लगे हुए हैं। इसी कड़ी में लंढोरा के शिकारपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड टेस्ट किए गए, जहां बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव मामला ज्यादा आने पर स्वास्थ्य महकमे से लेकर प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसको देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई गई तो ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना लक्षण के लोग पॉजिटिव दिखाए गए हैं। ग्रामीणों ने टेस्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए टेस्ट के साथ टीम के साथ बदसलूकी की और टीम की गांव से भगा दिया। टीम को
वहां गांव वालों ने ये भी कहा है कि अगर दोबारा गांव में आए तो लाठी डंडों से पिटाई की जाएगी। डरी सहमी स्वास्थ्य विभाग की टीम पीएससी लंढोरा पहुंची और पीएससी प्रभारी को पूरी जानकारी दी, जिसकी सूचना एएसडीएम रुड़की और आला अधिकारियों को दी गई। दूसरी तरफ गांव वालों का ये भी आरोप है कि आशा कतरियों के कारण गांव में कोरोना फैला है। देखिए, रूटीन में जो सैम्पलिंग की जा रही है कोविड के रिगार्डिंग, तो उसमें शिकारपुर में एक सैम्पलिंग की गई थी 23 डेज से कंटिन्यू है वहाँ पर। तो उसमें टोटल 500 लोगों का सैम्पलिंग किया गया था, जिसमें से कि 34 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे कंटेनमेंट जोन फ्रेम किया गया है और हेल्प डेस्क इत्यादि बनाया गया है, ताकि लोगों को जो बेसिक उनकी नीड्स की जो चीज़ें हैं वहीं पे सप्लाई की जा सके। बट लोगों का मानना ये है कि हम लोगों का जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव दिखाया गया है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितने भी लोग हैं वो सभी और सिम्टोमेटिक है, कोई विशेष उनको परेशानी नहीं है। तो सादा पर लोगों का कहना यह है कि गलत रिपोर्ट्स मीडिया एंड डॉक्टर्स के द्वारा शो की जा रही है। जो घटना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो पॉजिटिव केस आए हैं उनके घर पे गए थे टेस्टिंग के लिए, कि जो बच्चे बुच्चे उनके घर में लोग हैं उनका टेस्टिंग किया जाए। बट क्या हुआ, जब ये लोग टेस्टिंग के लिए गए वहाँ पे लोगों ने लाठी डंडे निकले थे मारने के लिए, और मतलब कि बहुत अभद्र तरह के व्यवहार किए गए, हमारे साथ गाली गलौज की गई थी। कि कुछ गुज्जर समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला था कि तुम लोग के साथ ऐसा करा जाएगा वैसा करा जाएगा, कि आप लोग यहाँ पे सबको पॉजिटिव निकाले हो, हमारा गांव ऐसा कर दिया, भूखे मार रहे हो तुम लोग, ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, कि कुछ नहीं है हमें, कोई नहीं कुछ हो रहा है। और लोगों के मतलब कि बहुत अभद्र तरह के व्यवहार किया गया हमारे। प्रदेश में करीब 45 दिनों तक चले कोविड कर्फ्यू से राज्य के सरकारी खजानों को भी चोट पहुंची है। एक और जहां निजी रोजगार व्यापार करीब बंद रहे हैं, वहीं टूरिज्म और चारधाम यात्रा आयोजन के लिए अहम एजेंसी GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी बड़ा नुकसान हुआ है। एक आंकलन के मुताबिक राज्य को अब तक 300 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व को हानि हो चुकी है, जबकि अकेले GMVN का अपना आंकलन 30 करोड़ रुपए से अधिक आंक रहा है। जनरल मैनेजर GMVN रामजी शरण शर्मा के मुताबिक अनलॉक धीरे धीरे होने के साथ ही गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस खुलने की उम्मीद जगी। हमारे रिजल्ट से हम उनसे सभी को सैलरी दे रहे हैं। सरकार की बात करें, लगातार जो है व्यवसाय पे भी असर पड़ रहा है कि वो आपका होटल व्यवसाय। केवल आज जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला है कि 3 जिलों में और उन जिलों के निवासियों के लिए पर्यटन की सुविधाएँ खुली हैं। तो देखा जाए तो हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, और अगर स्थितियाँ ठीक रहती हैं तो धीरे धीरे इसको मेरे हिसाब से खोला जाना चाहिए, ताकि इस व्यवसाय में लगे हुए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, उनके अपने परिवार हैं, उनकी अपनी समस्याएँ, उनकी ज़रूरतें हैं, वो भी पूर्ति हो पाएंगी। और इस पूरे प्रदेश की जो पर्यटन के ऊपर आधारित है, पूरे प्रदेश को एक गति मिली। तो जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में एसडीआरएफ को थाने की तरफ से सूचना मिली कि एसडीआरएफ पोस्ट से 4 किलोमीटर दूर कोथुनूर में गर्भवती महिला का वाहन रास्ते में फंसा हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई और घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को रेस्क्यू कर लिया गया। बता दें, एसडीआरएफ की तरफ से बिना देरी किए गर्भवती महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो क्षेत्र में हुई भारी बरसात के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कोड़ियाला में भारी चट्टान गिरने से सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे यातायात 26 घंटे से बाधित हो गया। सड़क पर बोल्डर और मलबा इतना भारी मात्रा में है कि दोनों ओर जेसीबी मलबा हटाने में लगी है, मगर 26 घंटे बाद भी यातायात के लिए रोड अभी तक नहीं खुल पाई है। सड़क पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वो काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं, जिस कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित है। मार्ग खुलवाने का कार्य लगातार जारी है। मार्ग खुलने की संभावना शाम तक या करीब रात तक।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से कोडियाला के पास भारी स्लाइड आने के कारण, भारी चट्टान टूटने का कारण फिर से बंद हो गई है। सड़क पर भारी बोल्डर और मलबा आ पड़ा है और जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि यहाँ पर 82 से लेकर के 7 धारा तक ये मार्ग बहुत ही हार्ड रॉक वाला है और कल रात भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण ये चट्टान ठीक 4 बजे टूट करके सड़क पर आ गिरी और दोनों ओर से जेसीबी लगा दी गई है। मलबा को हटाने का काम जारी है। ये रोड कब तक खुलती है, इसी इंतजार में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग भारी परेशान हैं। देखते हैं, सड़क आज रात तक खुलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कब तक खुलती है देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रहा। तो काशीपुर से खबर है, सोते समय अधेड़ की हत्या से सनसनी। सिर पर ईंट पत्थरों से हमला कर की गई हत्या। करीब के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं हत्यारे। यहां पर आशंका जताई जा रही। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना कुंडा क्षेत्र के टीला गांव का मामला है। बता दें आपको, सोते समय अधेड़ की हत्या से सनसनी। सर पर ईंट पत्थर से हमला कर की गई हत्या। करीबी रिश्तेदार पर जताई जा रही हत्या की आशंका। पूरे मामले की जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। हमारा जो थाना कुंडा क्षेत्र में गांव पड़ता है टीला, तो सुबह सूचना मिली थी कि रात को एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा, और जब उसको यहाँ देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उस सूचना पर जो है थाना काशीपुर पुलिस और फिर कुंडा पुलिस मौके पर पहुँची थी और मुझे सूचित किया गया था। तो मेरे द्वारा भी जो है अस्पताल पहुँच कर देखा गया तो एक व्यक्ति चंद्रपाल है, उम्र लगभग होगी 44 से 45 साल के आसपास। तो वो जो है मृत अवस्था में थे वहाँ, और उनके दाहिने जो है सबके पास जो है उनको चोट भी लगी हुई थी, नाक से उनको खून आ रहा था। हल्द्वानी में 2 दिन पहले दानिश के बगीचे में हुई सोनू गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला 2 दिन पहले का है, जहां दानिश के बगीचे में सोनू गुप्ता नामक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी जांच पड़ताल के बाद हत्या के आरोप में सोनू सैनी नामक युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया है कि सोनू गुप्ता की पत्नी के संबंध सोनू सैनी के साथ थे, जिसके बाद सोनू गुप्ता और सोनू सैनी में आपसी में मनमुटाव रहता था, जिसके चलते 2 दिन पहले सोनू गुप्ता को सोनू सैनी ने बगीचे में बुलाया और दोनों में कहासुनी होने पर सोनू सैनी ने अपने ही गले में पड़े गमछे से सोनू गुप्ता की हत्या कर दी। को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव दानिश के बगीचे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे बनभूलपुरा की पुलिस मौके पे पहुंची। सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद इस घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ कि इसकी मृत्यु किसी चीज़ से गला घोंट कर की गई थी। टीम के द्वारा आज सफल इसका अनावरण करते हुए इसमें जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त सोनू सैनी जो कि शाहबाद जिला रामपुर का रहने वाला है और मृतक के साथ काम करता था कैटरिंग का। मृतक की पत्नी का और इस जो अभियुक्त है इनके अवैध संबंधों की जब जानकारी हुई तो रात के समय इनके द्वारा आपस में झगड़ा हुआ और इसके द्वारा इसको कहा गया कि तू इस शहर से चला जा। इस झगड़े के उपरांत ही इसने अपने गमछे से इसका गला घोंटकर इसको मार डाला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।